हर फैमिली मेंबर 3 बच्चों को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो TFR रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। उस वक्त 1880s में उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में RSS के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। आप पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग? मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। बताना चाह रहा हूं कि झूठ है। RSS का सेंटर पब्लिकेशन हाउस है सुरुचि प्रकाशन, उसने एक किताब 1997 में छापी थी जिसका नाम था परम वैभव के पथ पर, जिसमें उन्होंने 40 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जिसको RSS ने क्रिएट किया मुख्तलिफ काम के लिए। और बीजेपी का भी उसमें जिक्र है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ABVP है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, संस्कार भारती है। और उसका प्रीफेस आप पढ़ लीजिए। और उस किताब में तीसरे नंबर पर, 40 में तीसरे नंबर पर बीजेपी आती है। और गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम लोग, उस वक्त जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी, गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को भिजाते हैं और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चों को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो TFR रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। और RSS देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में RSS के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच RSS के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब RSS ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई? और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है 2019 में। अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर RSS का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग?
ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो, और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहे हैं कि महिला डिसाइड कर रही हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात जो मोहन भागवत और RSS नहीं बोलती है कि 60+ पॉपुलेशन हमारा भारत में सबसे ज्यादा होने वाला है। 2050 में 20% हमारा पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर होगा। 2061 में वो 25% हो जाएगा। तो अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे काम पे लगाया जाए, बल्कि आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। तो ये जो RSS की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो ताकि उनका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी को उससे फायदा होता रहे। सर, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है अजय राय ने RSS को लेकर कि ये रंडू की फौज है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये अब वो जो भी किसी पार्टी का नेता इस तरह की बात करता है उनको बोलनी चाहिए, मगर ये बात सच है ना। तो ये लोग ज्यादातर लोग RSS की शादी नहीं करते हैं। अब उनका पर्सनल डिसीजन है, वो उनको जाने, मगर ज्यादातर ये लोग नहीं करते हैं शादी, सिंगल रहते हैं, बैचलर रहते हैं। ये है। और फिर आप ये रहते हुए आप बोल रहे हैं कि आप महिलाओं से कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए, और आप ये नहीं बता रहे हैं कि भाई 2050 तक हमारी आबादी 2050 में हमारी 60+ लोगों की आबादी 20% हो जाएगी। अब आप देखिए 75 साल की बात तो कर दिए कि ना मैं रिजाइन करूंगा ना किसी को मैंने कहा है। भाई आप जब 75 साल के आप पहुंच चुके हैं, 2050 में 20% आबादी हमारी 60 साल के ऊपर की होगी, 25% आबादी 60 साल के ऊपर 2031 में होगी। अरे आप इस पर तो बोल दीजिए कुछ कि इतना बड़ा जब देश पर बोझ होगा, इतने लोग जब बुजुर्ग हो जाएंगे, उनका कैसे चलेगा? उनका क्या करने वाले हैं आप उनके लिए? ये अजय राय जो बयान नहीं, वो उनको बताओ, वो बोल सकें, हम क्यों बोलेंगे? हम ये राजनीति में इस तरह के बयान देना, अब भाई उनसे पूछ लीजिए ना, असदुद्दीन ओवैसी से क्यों पूछ रहे हैं? मगर RSS के बहुत से लोग, वो लोग तो मेरे ख्याल से बैचलर रहना बहुत पसंद करते हैं। सर, महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है गृह मंत्री के बारे में कि उनका सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। किस पस मंजर में दिया उन्होंने कि उसका उसमें क्या था? उसको क्यों बोलना पड़ा उनको इस तरह की बात? मेरा मानना यह है कि इस तरह का वो देश के गृह मंत्री हैं, हम सख्त उनके मुखालिफ हैं आइडियोलॉजिकली, और जब तक हम जिंदा रहेंगे उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। मगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो महुआ मोइत्रा को बताना चाहिए कि वो क्यों इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान दिया। मुझे नहीं मालूम किस तरह की बात उनको उन्होंने किस वजह से की, वो बताएंगे खुद। सर, एक घटना बिहार में घटी है कि राहुल गांधी के मंच का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री को अपशब्द और गालियां देने का। इस घटना को आप कैसे देखें? नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दबा कर क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर
एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज़ को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसका देखा देखी करें। सर, जो ये टैरिफ यूएस की तरफ से जो टैरिफ का जो ये बम फोड़ा गया है और उसका असर भी दिखता नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत असर होने वाला है। 50% हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला है। 60,000 करोड़ का हमारा मोटर पार्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, ज्वेलरी, जेम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये बुरी तरह मुतासर होने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद ये टैरिफ का शुरू हो गया। और फिर उसके बाद हमको वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यूक्रेन क्या हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर ये जो यकीनन इस 50% टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत के उन तमाम एक्सपोर्टर्स का, जेम, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स का, मोटर पार्ट्स का। तो ये तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप से तो इतना रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया था। फिर फरवरी में हमारी प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात किए, उनके ओथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे। आखिर ऐसी क्या वजह है? और सब मोदी सरकार को जवाब देना है कि जिन लोगों का भी नुकसान होने जा रहा है उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, उनको कैसे उनको राहत दिलाएगी, उनको कैसे उनकी मदद करेगी। तो ये, और फिर बार बार ये जो अमेरिका के जो नवारो, जो उनके जो जिम्मेदार हैं, वो भारत पे इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। अगर वही बात देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपोजिशन लीडर करता तो बीजेपी वाले उस पर कूद पड़ जाते। खामोश क्यों है भाई? वो क्या क्या बोले जा रहा है। हमारा बीजेपी से हमेशा आइडियोलॉजिकली के ऊपर इख्तलाफ रहेगा, मगर वो क्या बात बोले जा रहा है? कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, भाई कुछ तो बोलो। इतना डर क्यों रहे अमेरिका से आप लोग? और मैं बता रहा हूं कि हमने सबसे बड़ी गलती की थी, मेरी पार्लियामेंट की स्पीच है, जब ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में हमसे कहा था कि ईरान से तेल लेना बंद करो। अगर आप उस वक्त उसको लाल आंखें दिखा देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। और हमको ईरान ऑयल बेच रहा था कम पैसों में, और बेहतरीन ऑयल है उनका, क्रूड ऑयल। हम वहां पर ब्लिंक किए तो इनको नजर आ गया कि इनको डराओ, मोदी सरकार को डर, ये इनको ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे। पहली गलती वहां पर थी, बुनियादी गलती। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मत मानिए इस बात को। अब ये देखिए क्या क्या बोले जा रहे हैं, किस तरह की जबान वो नवारो इस्तेमाल कर रहा है। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बजाय अपोजिशन पर ताने मारने के, आप बताइए देश को क्या हो रहा है। ये मत बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने भाषण दे दिया कि मैं अपना पर्सनल लॉस करूंगा और उस पर कुछ होने नहीं दूंगा। पर्सनल लॉस नरेंद्र मोदी का नहीं है, पर्सनल लॉस किसका हो रहा है यहां पर, वो देख लीजिए आप। तेल आप रशिया का ले रहे हैं, सही है, मगर ये जो नुकसान होने जा रहा है ये इसके जनता के लिए क्या होगा, ये उनको बताना पड़ेगा देश को। Sir, what's your view regarding yesterday's Mohan Bhagwat's press conference, especially on population? See, Mr. Mohan Bhagwat had made many statements. One of them was that he said that they are not running government. They have nothing to do with BJP. Now, I want to show to you that in an RSS publication, which was published in 1997, and this book is called, in that RSS has accepted that they have created BJP, they have created ABVP, they have created Hindu Jagran Manch, VHP,
This book was called Param Vaibhav Ke Path Par. And in these 40 organizations which RSS himself have claimed that they have formed, BJP figures at number 3 in the list. So they control BJP. That is the fact. Mr. Mohan Bhagwat can deny and try to pull a wool over the people's eyes, but the fact is this. Secondly, he said that now Indian women should give birth to three children. Why did they blame the Muslim community? For years and years, RSS and BJP is saying, oh, Muslim population will overtake the Hindu population. They created this lie. Now he's saying, no, every woman should give birth to 3 children. And who is Mr. Mohan Bhagwat to get into family lives of Indians? They will decide how many children they want, whether they want or not, that is their decision. This burden of such pronouncements would be placing, unnecessary a burden on the women who have started accessing education. And thirdly, why isn't he talking about that by 2050, 20% of India's population is above 60%. By 2030, by 2061, it will be above 25%. This will be the bigger challenge. And thirdly, why isn't Mr. Mohan Bhagwat talking about the demographic dividend which only country in the world has in India, where we have the youngest population in the world? You are not able to give them employment. You're not able to create better education facilities for them. And now he stands up and says, but, 3 bachche paida karo aap. And he completely forgets that it is his own party which, in fact, Narendra Modi in 2019 Independence Day speech, he talked about population control. Then Modi also said that keeping a small family is a form of patriotism. In 2024 parliament election, Narendra Modi referred to the Muslims in an indirect way and said that the Muslims give birth to more children. Does Mohan Bhagwat agree with him? Sir, how do you see the statement of Congress leader Ajay Rai said that RSS is widow's army? I will not want to comment on what a Congress leader has said. But what is the RSS locus on population control? Because many of the leaders are unmarried, they are celibate, and do they really experience the sacrifices the husband and wife or family makes in raising a daughter or a son? So I don't want to comment on that. But majority of them don't believe in marriage. Also, that is also there. Sir, Mahua Moitra said Amit Shah's head must be chopped off and put on the table. You see, I don't know in what context the Honorable Member of Parliament from TMC had made such a statement. We have and we will continue to take pride in differences with Mr. Amit Shah. But can we say that can we use violence against Amit Shah? I don't think so. That that statement which you are saying the Honorable MP has made from TMC, I think she is better to throw more light on that. But yes, we must oppose BJP, Narendra Modi and Amit Shah, and we must retire them politically. We must retire them politically. We must not give them the opportunity that they will decide when to leave politics. We must go to the Indian people, take them, more of them into confidence, so that next time BJP don't win the election. That is how we retire them. That is how we defeat them. Sir, in Bihar, the Rahul Gandhi stage used as some people are abused Prime Minister from there. What's your comment on that? You see, in politics there will always be differences. One must criticize, one must, even in lighter vein, crack jokes on your political opponents. But to abuse, I don't know why such language has to be used. Again, it is for that party to talk about this rather than asking me this question.
Your view regarding the tariff, Trump's tariff? No, these tariffs have started to hurt India's jewelry and gem industry. They have started to hurt our motor spare parts exports. They have started to hurt our ready-made garment industry. And the country wants to know how is it that when the Prime Minister met Mr. Trump in February of 2025, why didn't this government envisage, why didn't this government visualize, why didn't this government knew that this thing will happen? How is it that Great Britain could get an FTA? Why couldn't this government get it done? And what steps is the government taking to protect these industries? Because, they provide employment, they provide livelihood to thousands of people. They'll be the huge sufferers. Steel is suffering now. Unfortunately, this government didn't have that foresight to see that this was coming. And this is the responsibility of Narendra Modi government. And they're not even able to, BJP as a political party are not even able to reply back to Mr. Navarro, who day in, day out is talking about our country. And in fact, he even created an image of Narendra Modi. Now, if that image was used by the opposition parties in India, the BJP spokesperson would have gone hammer and tongs against the opposition parties. But why is the BJP as a political party not able to reply to whatever Mr. Navarro is saying? Who is he to question us? The BJP as a party should reply to it. Why are they keeping quiet? सर, अंत में एक सवाल, ये इंग्लिश में नहीं पूछूंगा। संभल पे रिपोर्ट सबमिट की गई है, संभल का जो वो है उस पर क्या कहना? नहीं, रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है, हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी।